हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और राजपूत काल से रिलेटेड जो है कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने क्रमशः जो है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जाना, फिर उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना, फिर जो है विभिन्न जो राजपूत वंश हुए जिनमें कि हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, गहरवाल वंश और जो है चौहान वंश, इन सब के बारे में पढ़ा। आज स्पेशली इस वीडियो में जो है हम लोग राजपूत काल के जो है परमार वंश और चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो यानी कि राजपूतों की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी और जो आर्थिक स्थिति थी, यानी किस प्रकार की स्थितियां थी उस काल में राजपूतों का जब उदय हुआ था, उनका शासन प्रशासन चल रहा था और फिर जब इस राजपूतों का पतन होता तो उनकी स्थितियाँ किस प्रकार की थी, उन सब के बारे में जो है हम लोग आज इस वीडियो में इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जो हम लोग है सबसे पहले जो है परमार वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये परमार वंश जो है दोस्तों, इस परमार वंश का संस्थापक जो है आपका उपेंद्र राज रहते हैं, जिसे कृष्ण राज भी कहा जाता है। ज़्यादातर उपेंद्र राज ही एग्जाम्स में ऑप्शन रहते हैं और कृष्ण राज कम रहता है। तो इसके संस्थापक के रूप में जो है हम लोग उपेंद्र राज और कृष्ण राज को जानते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न बस यानी इस वंश के संस्थापक के रूप में ही पूछा जाता है। और ये जो है ये उपेंद्र राज जो है गुर्जर प्रतिहारों या राष्ट्रपूतों के सामंत के रूप में जो है शासन कर रहे थे। और जब ये गुर्जर प्रतिहार वंश कमज़ोर पड़ने लगता है, इनका पतन होने लगता है, तो ये जो उपेंद्र राज जो कि एक सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे इनके अधीन, तो ये जो है क्या करते हैं कि इनके यानी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं और स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने के बाद यानी ये परमार वंश की स्थापना करते हैं। और इनकी जो राजधानी रहती है, ये राजधानी उज्जैन रहती है, यानी आरंभिक राजधानी तो इनकी उज्जैन रहती है, किंतु बाद में जो है धारा नगरी इनकी राजधानी हो जाती है। जो राजा भोज का जब शासन होता है, यानी ये भोज जो है राजा भोज, इनका जब शासन प्रारंभ होता है तो ये अपने शासनकाल में जो है राजधानी को उज्जैनी से स्थानांतरित करके जो है धारा नगरी को जो है अपनी राजधानी बनाते हैं। और इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक जो रहता है यह श्रीयक रहता है, जिसे श्रीहर्ष भी कहा जाता है, यानी श्रीयक और श्रीहर्ष जो है इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक रहता है। मीन्स स्थापना तो उपेंद्र राज के द्वारा की जाती है इस वंश की, किंतु वह चूँकि गुर्जर प्रतिहारों या राष्ट्रकूटों का सामंत के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो ये जो है श्रीयक और श्रीहर्ष जो है इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसका अगला जो प्रमुख शासक है वह वाक्यपति मुंज माने जाते हैं। इनका जो शासनकाल है 973 से 995 के आसपास जो है इनका शासनकाल रहता है। और ये जो है इस वंश के यानी बहुत प्रतापी शासक रहते हैं। ये जब शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, तो अपने आसपास के जो राजपूत शासक रहते हैं उनके साथ युद्ध करते हैं और इस प्रकार जो है यानी अनेक युद्धों के माध्यम जो है वह साम्राज्य का जो है विस्तार करते हैं, यानी साम्राज्य का विस्तार इनके द्वारा किया जाता है सबसे अधिक। और ये वाक्यपति मुंज जो रहते हैं ये श्रीहर्ष के दत्तक पुत्र रहते हैं, यानी ये जो श्रीहर्ष रहते हैं इनके जो है इनकी अपनी कोई संतान नहीं रहती है, तो ये जो वाक्यपति मुंज को जो है गोद लेते हैं और ये यानी वाक्यपति मुंज इनके दत्तक पुत्र रहते हैं। और ये भी जो है कला के बहुत प्रेमी रहते हैं, यानी बड़े पैमाने पर जो है ये अपने दरबार में जो है साहित्यकारों, कवियों आदि को जो है ये वाक्यपति मुंज संरक्षण देते हैं, यानी कि साम्राज्य का भी विस्तार करते हैं और कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान माना जाता है। अब इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है वह राजा भोज माना जाता है और इनका जो शासनकाल है वह 1000 से 1055 के आसपास माना जाता है। दोस्तों, ये जो है राजा भोज इस वंश का सबसे महान पराक्रमी और प्रतापी शासक माना जाता है।
इसके यानी अगर परमार वंश से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो ज़्यादातर जो है राजा भोज को जोड़कर ही पूछने का यानी पूछने की संभावना रहती है। और ये एक अपने शासनकाल में कई युद्ध करते हैं और साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार करते हैं। यानी जितना ये प्रतापी शासक रहते हैं, जितने पराक्रमी शासक रहते हैं, उतने ही अच्छा ये जो है कला के भी यानी प्रेमी रहते हैं। इनके जो दरबार में है बड़े पैमाने पर साहित्यकारों को, कवियों को, रचनाकारों को जो है संरक्षण दिया जाता है। यानी कि ये जो है कहा जाता है कि लगभग 500 के आसपास जो कवि हैं इनके दरबार में रहते थे और यानी इन कवियों का जो खर्चा होता था वो सारा जो है ये राजा भोज ही वहन करते थे। और कहा जाता है कि जो उनकी जो अच्छी रचनाएं होती थी, जो कुछ अच्छा वो लोग जब लिखते थे और दरबार में उनको सुनाया जाता था तो वो बड़े पैमाने पर जो है इन लोगों को जो है यानी कि पुरस्कृत भी करते थे। इस वजह से जो है इन्हें यानी कि ये जो है ना सिर्फ अपने दरबार में कला के प्रेमियों को संरक्षण देते थे, विद्वानों को संरक्षण देते थे, बल्कि खुद भी ये एक जो है बहुत बड़े रचनाकार, लेखक माने जाते हैं। इन्होंने जो है कई पुस्तकों की रचना की जिसमें कि गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र यानी इन सब चीज़ों पर जो है उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। इस वजह से है इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कविराज जो है किसे कहा जाता है, तो कविराज जो है राजा भोज को कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचना है यानी इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई वो सबसे उन सब में जो है सम्रांगन, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, श्रृंगार, मंजरी और भोज चंपू, राज मार्तंड, चारु चर्चा और विद्या विनोद जो है इनकी प्रमुख रचना है। इनके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं उनके द्वारा की गई थी। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण यानी कई युद्ध इनके द्वारा लड़े गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है सोलंकी शासक जो कि गुजरात पर शासन करते हैं और ये कलचुरी शासक जो कि आपका यानी कि त्रिपुरी में शासन करते हैं। तो ये दोनों जो है यानी सोलंकी शासक और कलचुरी शासक जो है मिल करके जो है इस राजा भोज पर जो है आक्रमण कर देते हैं। और चूँकि इनकी जो स्थिति रहती है इन दोनों के मध्य में रहती है, तो इस वजह से जब दोनों तरफ से आक्रमण होता है तो ये राजा भोज जो है इस युद्ध में हार जाते हैं। और ये सोलंकी शासक जो है उज्जैन जो इनकी राजधानी रहती है उसको जो है पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर देता है, यानी पूरे उज्जैन को जो है नष्ट कर देता है। इसके पश्चात ये राजा भोज क्या करते हैं, जो धारा नगरी जो है इस धारा नगरी को जो है वह राजधानी बनाते हैं। और इस धारा नगरी में जो है एक यानी कि वहाँ जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना करते हैं और उस विद्यालय में ही जो है यानी कि एक सरस्वती मंदिर का भी निर्माण किया जाता है। यानी कि जो धारा नगरी को जो है वह शिक्षा का केंद्र बना देते हैं, संस्कृति का वह केंद्र बना देते हैं इस धारा नगरी के, और वहाँ पर एक तालाब का भी वो निर्माण करवाते हैं। तो ये इनके यानी कि इनके जीवन में जो युद्ध हुए इस युद्धों में ये सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। इस वंश के यानी कि राजा भोज के पश्चात इस वंश के अन्य शासकों में जो है भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और ये धनपाल आदि जो है प्रमुख शासक हुए। यानी कि राजा भोज के पश्चात जो है कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ उनके समान पराक्रमी जो इतने बड़े साम्राज्य को यानी ढंग से चला पाए। तो धीरे धीरे क्या होता है इस वंश का पतन होने लगता है और अंत में 1305 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि ये जो परमार वंश है इस वंश को जो है सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है इस परमार वंश का अंत हो जाता है। तो ये था दोस्तों परमार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जो है हम लोग चंदेल वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चंदेल वंश है दोस्तों, इस चंदेल वंश का जो संस्थापक है वह जो है नन्नुक माने जाते हैं और ये नन्नुक भी जो है सामंती शासक रहते हैं।
और ये भी जो है गुर्जर प्रतिहारों के ही अधीन ये शासक सामंत के रूप में शासन कर रहे होते हैं। और जब गुर्जर प्रतिहार कमज़ोर होने लगते हैं तो ये लोग जो है स्वतंत्र यानी ये नन्नुक जो है स्वतंत्र स्थिति स्थापित करते हैं और इस वंश की स्थापना करते हैं जो चंदेल वंश के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो राजधानी है वह खजुराहो रहती है। यह क्षेत्र जो है बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड के आसपास जो है इनका क्षेत्र रहता है। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक है यानी कि ये नन्नुक के द्वारा तो स्थापना की जाती है, लेकिन ये यशोवर्मन जो है जिनका शासनकाल जो 925 से 950 के आसपास माना जाता है, यानी 25 साल जो है इनका शासन चलता है। तो ये यशोवर्मन जब शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, तो ये भी जो है साम्राज्य का बहुत अधिक विकास करते हैं। अन्य राजपूतों जो अन्य राजपूत शासक रहते हैं उनके साथ युद्ध करते हैं और अपने साम्राज्य का जो है अधिक विस्तार करते हैं। इनके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण जो इनका निर्माण है जो कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण माना जाता है। और इससे प्रश्न यानी इससे संबंधित प्रश्न कई बार जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कंदरिया महादेव का निर्माण जो है किस वंश में किया गया था। तो वंश पूछा जाए तो आपका चंदेल वंश होगा और शासक पूछा जाए तो यशोवर्मन होगा। और ये कंदरिया महादेव का जो मंदिर है दोस्तों, यह नाम तो महादेव का है लेकिन यह जो है विष्णु मंदिर रहता है और इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये कंदरिया महादेव जो है विष्णु भगवान से संबंधित मंदिर है। यहाँ जो है विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी। यानी ये यशोवर्मन जो है बहुत प्रतापी शासक रहता है, किंतु यह जो है धार्मिक प्रवृत्ति का भी रहता है। इस वजह से जो है ये विष्णु भगवान के उपासक रहते हैं और इस कारण जो है कंदरिया महादेव का ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो यशोवर्मन से संबंधित ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कंदरिया महादेव के मंदिर के निर्माण से संबंधित। अगला जो इस वंश का शासक है वह धंगदेव रहते हैं। और ये धंगदेव भी जो है यानी कि बहुत ही प्रतापी इस वंश का शासक रहता है। यह भी है जो अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार करता है। इसका जो शासनकाल है आपका 950 से 1002 के आसपास माना जाता है। यानी कि लगभग 52 साल जो है ये शासन करते हैं और यह जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। तो संभवतः जो है पूर्ण स्वतंत्र शासक के रूप में जो है ये धंगदेव ही रहे होंगे, क्योंकि महाराजा धीराज की जो उपाधि उस काल में वही शासक धारण करते थे जो कि स्वतंत्र शासक होते थे। तो ये धंगदेव के द्वारा जो है ये धंगदेव यानी कि बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी शासक रहता है। ये साम्राज्य का भी विस्तार करता है। ये महाराजा धीराज की यानी उपाधि भी धारण करता है और यह जो है बहुत ही धार्मिक यानी ये जो धंगदेव रहता है यह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है। और इसके द्वारा जो है ये खजुराहों के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम्स में ये प्रश्न रिपीट किए गए हैं कि खजुराहों के जो मंदिर है उसका निर्माण जो है किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया है। तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है इस खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और ये जब बूढ़े होते हैं यानी जब इनका शरीर जो है अस्वस्थ रहने लगता है तो जब ये क्या करते हैं कि गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर जो है यानी गंगा यमुना के पवित्र संगम पर जो है ये जल समाधि धारण करते हैं और इस प्रकार जो है अपने शरीर का अपने प्राण का वो त्याग करते हैं। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसका अगला जो शासक है वह परमर्दी देव रहते हैं और ये परमर्दी देव से संबंधित एक इम्पोर्टेंट तथ्य है इस वंश का कि ये परमर्दी देव का जो युद्ध है वह जो है आपका चौहान वंश के जो है पृथ्वीराज तृतीय के साथ होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि इस परमर्दी देव का एक सेनापति रहता है आल्हा और उदल। ये आल्हा और उदल जो है इस
उसका सेनापति रहता है। और जब इस पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध होता है तो ये जो है बहुत वीरता के साथ, बहुत बहादुरी के साथ जो है इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज का मुकाबला करते हैं। हालांकि इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है और ये हार जाते हैं, किंतु ये जो है जिस प्रकार अपनी वीरता का परिचय देते हैं, पराक्रम का परिचय देते हैं, तो इस वजह से जो है इनका नाम जो इतिहास में लिया जाता है। इनके ऊपर कई नाटक भी जो है यानी इनके ऊपर कई प्रकार के नाटकों का भी आयोजन किया गया है। तो ये थे दोस्तों चंदेल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो है हम लोग यानी ये जो राजपूत काल के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक हफ्ते से, यानी कि विभिन्न राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा राजपूत काल से संबंधित। तो क्या स्थिति थी कि ये जो राजपूत वंश है अचानक यानी इतने पराक्रमी शासक सब थे, इनका साम्राज्य भी अच्छा खासा था, तो क्यों इनका साम्राज्य जो है धीरे धीरे पतन हो गया? तो इसके बारे में जो है हम लोग इनकी जो यानी उनके काल की जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम राजपूतों की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो राजनीतिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो यानी कि राजपूतों की जो राजनीतिक यानी राजपूत काल की जो राजनीतिक स्थिति थी वह विखंडी थी, यानी विखंडन की अवस्था थी वहाँ। यानी कि संपूर्ण भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे थे और अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर भी रहे थे, तो ये जो है आपस में अक्सर जो है लड़ते रहते थे। यानी बाहरी आक्रमणकारियों से बचाव के लिए, उनको रोक के लिए ये लोग जरा भी नहीं सोचते थे, सिर्फ आपस में ही साम्राज्य विस्तार के लिए, कभी स्थायित्व के लिए अक्सर ये लोग आपस में ही लड़ते थे। यानी कि राजनीतिक एकता का अभाव के कारण जो है जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके लिए भारत में आना आसान हुआ और एक एक करके यानी कि एक एक करके वो जो आक्रमणकारी थे इन लोगों के ऊपर आक्रमण करते गए और बारी बारी से जो है इनको हराते गए। तो ये विखंडन की स्थिति भी जो है इनके पतन का एक मुख्य कारण माना जाता है। अब इनकी जो है आर्थिक स्थिति की हम लोग बात करें तो इनकी आर्थिक स्थिति जो है यहाँ यह आर्थिक यानी यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, यानी कृषि की प्रधानता थी। जो शासक, राजा और लोगों के आय का मुख्य स्रोत जो है कृषि थी, किंतु यहाँ व्यापार का ह्रास देखने को मिलता है। मीन्स इस काल में जो है व्यापार का ह्रास होता है। इसके पीछे का कारण ये रहता है कि दोस्तों इन लोगों के आपस में यानी कि बनाव नहीं था, एकता नहीं थी। ये लोग आपस में हमेशा जो है लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा युद्धरत रहते थे। तो इस वजह से जो है व्यापार वाणिज्य यानी आपस में ये लोगों का तालमेल नहीं था, तो इस वजह से जो व्यापार का इस काल में जो है ह्रास देखने को मिलता है। वहीं सामाजिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक स्थिति में यहाँ समाज यहाँ भी 4 वर्णों की प्रधानता थी। ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और कुछ अन्य वर्ण भी जो है उभर करके इस काल में देखने को मिलते हैं, किंतु ये 4 वर्ण जो है वर्चस्व रखते थे। और जो हम लोग ब्राह्मण वर्ग की वर्चस्व हमेशा से देखते आए हैं, वो ब्राह्मण वर्ग का जो वर्चस्व है यहाँ राजपूतों के द्वारा कम कर दिया जाता है। यानी कि ब्राह्मणों के ऊपर जो है राजपूतों का वर्चस्व हो जाता है और राजपूत ही जो है सर्वे सर्वा होते हैं। वहीं स्त्रियों की अगर हम लोग बात करें तो स्त्रियों की दशा जो है ठीक ठाक कह सकते हैं, किंतु वहाँ पर जो है यानी कि सती प्रथा था, जौहर की प्रथा थी। सती प्रथा में दोस्तों क्या होता था कि जो जब किसी स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती थी तो वह जो है अपने पति के साथ जो है खुद को जो है जला लेती थी, यानी मृत्यु को ग्रहण कर लेती थी। वहीं जौहर की प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो जौहर की प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई शासक, कोई राजा जो है विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा मारा जाता था, विशेष करके जो इस्लामिक जो आक्रमण होते थे उस काल में, तो अगर कोई शासक, कोई राजा इस्लामिक आक्रमण में मारा जाता या युद्ध में मारे जाने की संभावना होती थी, तो वो लोग जो है अपने सम्मान की रक्षा के लिए जो है स्त्रियां क्या करती थी कि आग में कूद जाती थी, यानी खुद को जो है जला लेती थी। इस प्रकार जो है अपने शरीर का वो त्याग करती थी। तो ये सब प्रथाएं जो है राजपूत काल में बहुत देखने को मिलती है। अब वहाँ जो है उस काल में
सामंती व्यवस्था, यानी कि सामंती व्यवस्था भी जो है उस काल में अपने उन्नत अवस्था में थी, यानी कि वहाँ सामंती व्यवस्था का जो है वर्चस्व चल रहा था। वहीं धार्मिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो धार्मिक स्थिति में जो है उस समय हिंदू धर्म का बोलबाला था। जितने भी राजपूत शासक थे वे सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे। विशेष करके हिंदू में वैष्णव और शैव धर्म के उपासक थे, शैव धर्म को मानने वाले यानी विष्णु धर्म को मानने वाले थे। कुछ ऐसे शासक भी हुए जो जैन धर्म को मानते थे, किंतु ज़्यादातर जो है ब्राह्मण धर्म को ही मानते थे। और इस ब्राह्मण धर्म में यानी कि हिंदू धर्म का वर्चस्व इस काल में धार्मिक रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यानी कि धीरे धीरे जो है इन सब राजपूत वंशों का जो पतन होता है, विदेशी आक्रमणकारी आने लगते हैं और धीरे धीरे जो है इस वंश का यानी कि राजपूतों का जो है क्रमानुसार धीरे धीरे अंत होने लगता है। फिर जो है आपका सल्तनत काल का आरंभ हो जाता है। तो ये थे दोस्तों राजपूत काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।